मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगा, देखिए इनकम की बात, सोर्सेज ऑफ इनकम सरकार के, आपने लिखा टैक्स, उसमें सबसे बड़ा जो इनकम टैक्स का एक रहता है ब्रैकेट, पिछले साल पिछला जो बजट था उसमें टैक्स की छूट जो है रिबेट मिलाकर 12 लाख रुपए तक कर दी गई थी। एक आम आदमी को, जो मिडिल क्लास की अगर मैं जिक्र करूं तो उन्हें राहत दी गई थी। लेकिन जो 30% जो 24 लाख से ज़्यादा वाले थे उनको, उन पर 30% टैक्स लगा दिया गया था। तो इस बार कुछ स्लैब्स में आप बदलाव होता देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए स्लैब में अगर आप बदलाव करेंगे तो आप सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। अगर अभी 3 स्लैब हैं तो आप 4, 5, 6 करोगे। इसका मतलब जितने स्लैब होंगे उतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, उतना कैलकुलेशंस में सिरदर्दी आती है, उतना आपको बहुत सारे मैनिपुलेशंस के रास्ते मिल जाते हैं। तो बेहतर है वो ना किया जाए। क्या स्लैब कम होंगे? वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा, चुनौतियां ज़्यादा हैं, संसाधन कम है। तो टैक्स घटाने का भी नहीं है। और फिर कुल मिला के स्लैब तो पिछले साल ही आपको इतना बड़ा गेन दिया सरकार ने, तो हर साल कटोरा लेके जाने का कोई फायदा नहीं ना। लेकिन हमने ये सरकार का ट्रेंड देखा है कि हर बार इनकम टैक्स में कोई ना कोई बदलाव रहता है। पिछले 2-3 साल का ही अगर मैं ट्रेंड देखूं तो कोई ना कोई बदलाव रहता है। पिछले बार वाला ट्रेंड जो है बहुत बड़ा था, क्योंकि 12 लाख तक रिबेट मिलाकर जो है टैक्स पर छूट दे दी गई थी, जो एक बहुत बड़ा बोनस माना गया था। लेकिन जो हाई इनकम वाले हैं, 24 लाख से ऊपर वाले हैं, जिनको 30% तक टैक्स देना पड़ रहा है, उनकी बहुत सारी मांगे हैं कि टैक्स रिबेट जो है उसकी सीमा बढ़ा देनी चाहिए, ताकि थोड़ा टैक्स रिबेट मिल जाए, थोड़ी राहत मिल जाए। तो जिस तरह से आपने कहा, राहत यहाँ पर मुश्किल है। देखिए, अगर किसी की इनकम साल की 10 करोड़ है, टेक एग्जाम्पल, आज वो 30% दे रहे हैं, 3 करोड़ दे रहे हैं, उसको घटा के अगर आप कर दोगे 25% मान लीजिए, तो 2.5 करोड़ हो गया। जिसके पास ऑलरेडी 10 करोड़ है, वो कितनी रोटी खाएगा? वो पैसे का क्या करेगा? या तो वो कंस्ट्रक्टिव काम में लगाए, तब तो बात समझ में आती है। सिर्फ स्टॉक मार्केट में लगाना या उसको रिजर्व्स करके रियल एस्टेट में लगाना ताकि वो पैसा राष्ट्रीय डेवलपमेंट में ना आए और कहीं ब्लॉक हो जाए, बेहतर है कि टैक्स दें ताकि देश की तरक्की में काम आए जी। और जिसका पहले ही 2.5 करोड़ या 3 करोड़ का टैक्स है, अगर आप उसको थोड़ा कम ज़्यादा भी कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आता। ये एक नोशनल गेन। आप ईमानदारी से बता दीजिए, हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े सेठ हैं जिनकी करोड़ों में इनकम है, कितना खाते हैं वो? क्या करते हैं वो पैसे का? सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में। अगर वो पैसा बिजनेस में वो लगा रहे हैं तो वही 50 लाख रुपए अगर राष्ट्र के निर्माण में काम आ रहा है, उससे हाईवे बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, इससे उनके बिजनेस को ही फायदा होने वाला है जी। कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होंगे, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, स्किल डेवलपमेंट में वो पैसा लगना चाहिए ताकि वो बिजनेस बढ़े। हमें अपनी थोड़ी सी सोच को बदलना होगा। देखिए, अल्टीमेटली इकोनॉमी में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पैसा क्या है? पैसा एंड प्रोडक्ट है या पैसा रिसोर्स है? जब तक आप इस डिफरेंशिएशन को नहीं समझेंगे, ये डिबेट चलता रहेगा। जो पैसा है वो रॉ मटेरियल है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। पैसा अपने आप में एंड प्रोडक्ट नहीं है। हम लोग जब पैसे को एंड प्रोडक्ट बना लेते हैं ना, तब इस तरह के विवाद शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास रिसोर्स है, अब रिसोर्स 2 तरह से इस्तेमाल हो रहा है, या तो आप कर रहे हो जिसने कमाया, या आपने उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को दे दिया कि आप अपने हिसाब से सोशल और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा लीजिए जी। वो भी आप ही के समाज में आ रहा है। तो ये एक सोच का फर्क है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में निश्चित रूप से इनकम टैक्स कई देशों के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जब आपका देश इतना बड़ा है, जरूरतें इतनी बड़ी हैं, और आप कहो कि आप टैक्स भी नहीं देना चाहते, तो फिर ये सोच का फर्क है। अच्छा, इसमें एक समस्या ये भी आ जाती है कि हमारी जो देश की आबादी है वो लगभग आप 150 करोड़ मान लीजिए लोगों की आबादी, लेकिन जो टैक्स भरते हैं, टैक्स देते हैं, उनकी आबादी बहुत कम है, वो 10 करोड़ से नीचे रह जाती है। तो टैक्स का दायरा बढ़ाया जाए, इस पर भी कोई विचार आप समझते हैं कि गुंजाइश है, कुछ इस बजट में डाला जाए? देखिए, 2 इंपॉर्टेंट चीजें, हिंदुस्तान की डेमोग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल इसका है कि जब करीब 145 करोड़ के आसपास अगर हम देखें, 145 करोड़ हमारे यहाँ टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है। अब इसमें से अगर 10 करोड़ लोग भी दे रहे हैं, अब इसको 20 कैसे किया जाए? सवाल ये है। 2 ही तरीके हैं, या तो आप टैक्स स्लैब को कम कर दो,
तो जो 10 लाख वाला है वो भी टैक्स में आ जाए, 5 लाख में ले आओ तो 5 वाला भी टैक्स में आ जाए। लेकिन वो लॉजिकल लगता नहीं, पहली बात। दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों की इनकम बढ़ाइए ताकि सब टैक्स स्लैब में आ जाए। एक तो ये है कि आप टैक्स स्लैब को नीचे कर दो, कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, समस्याएं बढ़ेंगी। बेहतर ये है कि हम ऐसी स्कीम लाएं कि जिससे लोगों की आमदनी बढ़े। जब आमदनी बढ़ेगी तो जिसकी कमाई मान लीजिए इस बार 8 लाख थी, अगले साल अगर वो 13 लाख कमा रहा है तो अपने आप टैक्स ब्रैकेट में आ गया ना। बिल्कुल। तो हम ऐसा क्या करें पॉलिसीज में जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आमदनी बढ़े और वो टैक्स ब्रैकेट में आ जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार जो बजट है उसको बहुत क्रिएटिव वे में सरकार को देखना होगा। और फंडामेंटल इशू ये है, इसको अगर हम एक लाइन में सम अप करें, ऐसी स्कीम बनानी चाहिए जिससे देश में रोजगार बढ़े, ऐसी स्कीम बनानी चाहिए जिससे इन्वेस्टमेंट आए। अगर ये दो चीजें होंगी तो देश में पैसा आएगा जी। जब इन्वेस्टमेंट होगा तो या तो फैक्ट्रीज में होगा या कंस्ट्रक्शन में होगा, कहीं ना कहीं होगा, वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो आमदनी बढ़ेगी। डिमांड सप्लाई, मैं तो कह रहा हूं इतना इन्वेस्टमेंट आए कि आपको अच्छे लोग नहीं मिले तो क्या करोगे, आप सैलरी बढ़ाओगे। जब सैलरी बढ़ा के आप लोगों को लोगे तो सारे के सारे टैक्स ब्रैकेट में आ गए ना जी। तो बेहतर यह है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी तेज हो कि देश में कॉम्पिटेंट लोगों की शॉर्टेज हो जाए, कंपनियां सैलरी बढ़ाएं क्योंकि उनको बहुत अच्छे लोग चाहिए। जितने लोगों की सैलरी बढ़ेगी सब टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे और तो सरकार को फायदा। जी। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट आया, दूसरा आपने रोजगार क्रिएट किया, तीसरा हाई पेइंग रोजगार था तो सरकार को टैक्स मिला। जब एक तरफ सरकार को टैक्स मिला और लोगों की इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन बढ़ी, तो जो आपकी बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको भी रफ्तार मिलेगी। तो कुल मिला के अगर बजट का डायरेक्शन है तो वो दो ही चीज़ों पे होना चाहिए, हाई पेइंग जॉब्स कैसे क्रिएट करें और इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाई पेइंग जॉब की तरफ अट्रैक्टिव हों, स्किल पे फोकस करें, एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करें और अपना भी भला करें और देश का भी भला करें। और इसमें ऐसी परिस्थितियां भी बहुत अहम हो जाती हैं, जैसे ट्रम्प सरकार के जो फैसले हैं, चाहे वो H1B वीज़ा को लेकर हों, टैरिफ लगाने वाले हों, तो हमने देखा कि हमारा जो टैलेंट पूल है वो बहुत बड़ी संख्या में US जैसे देशों में जाता है। अभी जो H1B वीज़ा के जो रूल्स हैं उनमें बदलाव हुआ है, जो फीस लिमिट है वो बढ़ा दी गई है, उसकी वजह से टैलेंट पूल जो है दूसरे देशों की ओर रुख कर रहा है। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि वो टैलेंट पूल बाहर ना जाए, हाई पेइंग जॉब यहीं पर दी जाए ताकि उनका जो स्किल है वो भारत के विकास में ही काम आए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी, वो था टैलेंट को लेके। अब सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान में टैलेंट एंटरप्रेन्योरशिप पे क्यों नहीं जाना चाहता। हम नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं? सरकार को यह सोचना होगा, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा आज अपना काम करना चाहता है, कोई भी यहाँ पे स्टार्टअप, अगर जिसको हम कह रहे हैं आजकल स्टार्टअप कल्चर हम शुरू करना चाह रहे हैं, क्या उनको सुविधाएं हैं? आज सवाल इस बात का है कि आपने कहने को तो स्टार्टअप बना दिया, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, शुरू में आपने उनको कोई सीड कैपिटल भी दे दिया, उससे फायदा होता नहीं। क्योंकि वही स्टार्टअप जब सरकारी डिपार्टमेंट्स में जाता है, आपके कानून वही के वही। स्टार्टअप, आप इस बात को समझिए कि वो एक या दो आदमी अपने एक आइडिया को लेकर शुरू करते हैं, वो जब स्टेबलाइज होता है धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है। लेकिन जितने भी आपके शुरू के समय में जो टेंशन आते हैं, ये कागज़ भरो, वो कागज़ भरो, ये डिपार्टमेंट आपको एप्लीकेशन में टाइम लगा रहा है, वो आपको परमिशन नहीं दे रहा है, यहाँ चक्कर काटिए, वहाँ चक्कर काटिए, क्या आप इन सबसे इनको निजात कर सकते हैं? मेरा ये कहना है कि जब तक स्टार्टअप का टर्नओवर मान लीजिए 1 करोड़ या उससे ऊपर नहीं होता, उसके ऊपर कोई कंप्लायंस नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। ना वो पॉल्यूशन करे, ना किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करे। ये दो चीजें छोड़ के बाकी कोई कंप्लायंस की जरूरत नहीं। उससे ये होगा कि उसका काम धंधे पे जाएगा, अपने बिजनेस पे जाएगा, आइडियाज पे जाएगा, इनोवेशन पे जाएगा, वो कुछ अच्छा काम करेगा। अभी वो सरकार के चक्कर काट रहा है, इस डिपार्टमेंट में जाके लाइसेंस लाओ, उस डिपार्टमेंट में जाके लाइसेंस लाओ। कहने का मतलब क्या है कि अगर लाइसेंस इतने सारे हमने बना रखे हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट बना रखे हैं, अगर इनकी यूटिलिटी होती तो हिंदुस्तान तो विकसित पहले ही हो जाना चाहिए था। इसका मतलब इतने सारे जो आपने डिपार्टमेंट बना दिए, क्या वो स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं या बूस्टर का काम कर रहे हैं?
एक इवैल्यूएशन होना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे जितने डिपार्टमेंट हैं, मतलब आप डिपार्टमेंट का नाम लिखिए यहां पे। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप डिपार्टमेंट का नाम लिखिए और ये देखिए कि ये डिपार्टमेंट इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या इस डिपार्टमेंट का जो लाइसेंस सिस्टम है या जो कानून है उससे इकोनॉमी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? इवेल्युएट तो करिए। बिल्कुल। आप विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम बात तो कर रहे हैं 2047 की और हमारे पास कानून है 1947 के। हम 1947 के कानून से 247 नहीं बना सकते, क्योंकि 1947, 60, 70, 80 के जो कानून हैं उस समय ना हिंदुस्तान में आईटी था, ना आपका यूपीआई था, ना आपके पास डिजिटल इकोसिस्टम था, ना इंटरनेट था, ना वीडियो था, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। तो ये जितने कानून बने हैं ये पुरानी मानसिकता से बने हैं। आप पुरानी मानसिकता से 2021 या 2025 से लेकर 2047 के विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसीलिए टेक्निकली ये सारे कानून, अगर मैं कहूं, ये हटाने पड़ेंगे।